हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास। जैसा आप लोग जान रहे हैं, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का एक सीरीज चलाए हुए हैं, जिसमें पीछे आप लोग फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज पढ़ चुके होंगे और उससे बहुत फ़ायदा आप लोग को मिला होगा। और आज का जो लेक्चर आप लोग देख रहे हैं, उसी कोर चैप्टर का जो है सो मेजर पार्ट है, जिसमें हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही कहे थे कि कोई भी रिएक्शन है उसका ऑर्डर अनुमान लगाकर थ्योरी से नहीं निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, प्रैक्टिकली कैसे निकाला जाएगा, उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। रेट कांस्टेंट जो पढ़े थे, वो रेट कांस्टेंट को कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोई रिएक्शन है, उसके रेट को कैसे इन्हांस किया जा सकता है, कैसे रेट को बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में कैटालिस्ट टॉपिक के अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे। तो जितना भी हम लोग पीछे के लेक्चर में पढ़े हुए हैं, उसको फिर से जो है सो इन्हांस करते हुए आगे इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छे से आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा और एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एनसीईआरटी के हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये टॉपिक जो है सो आपको मदद करेगा। तो देखिए, आज का जो पहला टॉपिक है, जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई रिएक्शन है, उसका ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा। रिएक्शन का ऑर्डर निकालने का तरीका हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक आज का जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर। कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन का ऑर्डर देखिए निकालने के लिए जो है तो कई तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं। उन्हीं कुछ तरीकों में जो पहला तरीका हम लोग यूज करेंगे, फर्स्ट मेथड, उसको कहेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ को देख करके आप बता सकते हैं कि जो रिएक्शन दिया हुआ है किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो पीछे हम लोग जीरो ऑर्डर का रिएक्शन पढ़े थे, उसमें ग्राफ दिखाया गया था। फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन पढ़े, उसमें आपको ग्राफ दिखाया गया। तो वही ग्राफ देख करके हमको बताना है कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। जैसे देखिए, स्क्रीन पर आपको एक ग्राफ खींचा जा रहा है। एक्स और वाई एक्सिस के बीच एक ग्राफ खींचा हुआ है। वाई एक्सिस पर लिया हुआ है रेट और एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है टाइम, और ये देखिए ग्राफ आपके सामने है। इस ग्राफ को देख के बताइए किस ऑर्डर का रिएक्शन हो सकता है। तो पिछला क्लास में आप देखे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो कांस्टेंट था जीरो ऑर्डर में, यानी कि ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। इस ग्राफ को देख करके आप बता दिए कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। अगर एक ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, एक्स और टी के बीच ग्राफ देखिए खींचा हुआ है, ओरिजिन से होकर जा रहा है। तो पिछला लेक्चर में आप देखे थे कि जीरो ऑर्डर का दो ग्राफ था। एक ग्राफ था रेट और टाइम के बीच और एक था कंसंट्रेशन और टाइम के बीच। तो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच जो ग्राफ होता है ओरिजिन से सीधा जाता है, इसका मतलब है कि ये भी जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिखाई दे दे ग्राफ, ये दोनों में से कोई भी, तो आप कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। तीसरा ग्राफ देखिएगा, एक्स और वाई के बीच ग्राफ खींचा जा रहा है। वाई एक्सिस पर है log a माइनस एक्स और एक्स एक्सिस पर टाइम है, और ग्राफ देखिए ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से खींचा गया है। तो आपको याद होगा कि फर्स्ट ऑर्डर का जब हम लोग ग्राफ बनाए थे तो वाई एक्सिस पर लिए थे log a माइनस एक्स और एक्स एक्सिस पर लिए थे टाइम। इस ग्राफ को देखकर आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है।
तो हम लोग ग्राफ देख करके डिसाइड कर सकते हैं कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है। एक मेथड हो गया ग्राफिकल मेथड। और भी ऑर्डर के लिए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो भी कहे हम लोग इक्वेशन बना करके ग्राफ उसका खींच सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसा ग्राफ होगा उसका। लेकिन आप लोग का सिलेबस में चूँकि जीरो और फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ ही यहाँ पर दिखाए हुए हैं। किसी भी ऑर्डर का ग्राफ खींचा जा सकता है। nth ऑर्डर का इक्वेशन बनाएंगे, वहाँ से हम लोग ग्राफ खींच करके nth ऑर्डर का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो एक पहला मेथड था ग्राफिकल मेथड, जो ग्राफ को देख करके आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर का आपका रिएक्शन हो रहा है। फर्स्ट मेथड समझ गए होंगे आप लोग। ग्राफिकल मेथड से कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन कौन सा होगा। तब देखिए दूसरा मेथड। तो सेकेंड मेथड जो है इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अनुमान लगाएंगे हम लोग। क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ रहेगा उससे अनुमान लगाना है आपको। तो सेकेंड मेथड का नाम हो जाएगा हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड है, अनुमान लगाना है। तो कैसे अनुमान लगाएंगे? तो इसके लिए रेट कांस्टेंट का जो इक्वेशन है उसका यूज करेंगे हम लोग। देखिएगा, जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला था के नॉट बराबर x अपॉन टी। ये था जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का। फर्स्ट ऑर्डर का था k1 इजकल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी log a अपॉन a माइनस एक्स। ये है फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का इक्वेशन। जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का इक्वेशन x बाई टी। फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का इक्वेशन 2.303 बाई टी log a अपॉन a माइनस एक्स। इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, यहाँ तक कि जीरो ऑर्डर तक हम लोग जा सकते हैं। लेकिन सिलेबस के आधार पर ही हम लोग जीरो और फर्स्ट ऑर्डर तक अभी सीमित रह रहे हैं। तो क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ होगा वो x और t मान लो अलग अलग डाटा दिया हुआ है। दो तीन डाटा दे दिया है x और t का। तो सबसे पहले हम लोग जीरो ऑर्डर में बैठाएंगे x और t। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x और t जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ होगा उसको जीरो ऑर्डर के इक्वेशन में बैठा के चेक करेंगे। यदि बार बार x और t का वैल्यू बैठाने के बाद के नॉट का वैल्यू सेम आ जाए तो समझ जाएंगे कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। अगर अलग अलग आ रहा होगा तो समझ जाएंगे कि जीरो ऑर्डर का नहीं है। तब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में बैठा के देखेंगे t का वैल्यू, x का वैल्यू, a का वैल्यू जो भी दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। इसको सॉल्व करने के बाद अगर k1 का वैल्यू बार बार सेम आ जा रहा है तो समझ जाएंगे कि फर्स्ट ऑर्डर का है। अगर डिफरेंट आ रहा है तो समझ जाएंगे कि फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है। तब फिर हमको सेकेंड ऑर्डर का चेक करना होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकअप होता है, इसीलिए आजकल जो है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। पहले के समय में लंबा लंबा क्वेश्चन रहता था जिसको सोल्व करने के लिए 10-15 मिनट का टाइम दिया जाता था। उस ज़माने में जो है ऐसा क्वेश्चन देता था और इस मेथड से हम लोग निकालते थे ऑर्डर। लेकिन अब ये आउटडेटेड हो चुका है, फिर भी रेट कांस्टेंट का इक्वेशन यूज करना है, इसीलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए। तो अभी जो आपके एनसीईआरटी या अदर बुक या कोई एग्ज़ाम है उसमें जो भी क्वेश्चन आता है वो अक्सर ग्राफिकल मेथड से रहेगा, या आपको अभी बताने जा रहे हैं हाफ लाइफ मेथड का रहेगा, या ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन मेथड का रहेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड अब नहीं पूछता है, आउटडेटेड हो चुका है। तो हम लोग अगला देखेंगे थर्ड मेथड, जिसका नाम है हाफ लाइफ मेथड। ये हाफ लाइफ मेथड। तो हाफ लाइफ मेथड से कैसे ऑर्डर निकाला जाता है ये जानने के लिए सबसे पहले देखिए nth ऑर्डर का रिएक्शन हम लोग लेते हैं। हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। nवां ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला है 2 to the power n minus 1 डिवाइडेड बाई n minus 1
के एन ए टू द पावर n माइनस वन। देखिए ये फार्मूला जो है nth ऑर्डर के हाफ लाइफ निकालने का फार्मूला है, जिसमें n ऑर्डर दिखला रहा है। n के जगह पर हम लोग एक केवल नहीं बैठाएंगे, एक छोड़ करके कोई भी बैठा सकते हैं n का वैल्यू। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट ऑर्डर यूनिक रिएक्शन होता है, रेडियो एक्टिव रिएक्शन होता है, जो nth ऑर्डर में फिट नहीं हो पाता है। इसीलिए n का वैल्यू एक को छोड़कर आप कोई भी ले सकते हैं, 0, 2, 3, 4, 5 सब के लिए आ जाएगा इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में देखिए तो हर चीज़ कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल है तो a के पावर n माइनस वन, यानी कि यहाँ से हम लोग देखिए ऐसा लिख सकते हैं कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a के पावर n माइनस वन। टी हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के पावर n माइनस वन का। अगर इसको हम लोग प्रोपोर्शनल करना चाहें तो नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं। देखिए टी हाफ nth ऑर्डर के लिए प्रोपोर्शनल हो जाएगा a का पावर 1 माइनस n, ऊपर उलट गया, इसको नीचे से ऊपर ले गए, n माइनस हो गया, 1 प्लस हो गया। तो ये फार्मूला देखिए हमारे पास आ गया कि टी हाफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल के बदला में कांस्टेंट ले रहे हैं k डैश, a का पावर 1 माइनस n। यहाँ पर k डैश जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट बिल्कुल नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, रेट कांस्टेंट केवल रेट ला इक्वेशन में रखाएगा। यहाँ पर प्रोपोर्शनल के बदला में हम लोग लिखे हैं कांस्टेंट, जो k डैश से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये अब हमारे पास फार्मूला देखिए आ गया है, किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन का हाफ लाइफ जो है इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो जब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिसमें अलग अलग हाफ लाइफ दिया हुआ रहेगा, अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ रहेगा, तो समझ जाएंगे कि हाफ लाइफ मेथड से ही वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग को दिमाग को कुल रखना होगा। पहले आप लोग ये डिसाइड कीजिए कि क्वेश्चन जो है किस फार्मूला से रिलेटेड है। तो हाफ लाइफ क्वेश्चन में जैसे ही देखेंगे हम लोग ये समझ जाएंगे कि हाफ लाइफ मेथड से ही इसको सॉल्व करना है। तब देखिए यहाँ से अगर हम लोग एक क्वेश्चन बनाना चाहें तो इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए कि अगर शुरू में A1 है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टी हाफ nth ऑर्डर के लिए फर्स्ट हो गया है, इक्वेशन 1 बन गया। दूसरा कंडीशन में कंसंट्रेशन अगर A2 दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि दो कंडीशन मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ था, कंसंट्रेशन A1 और A2, उसका हाफ लाइफ दिया हुआ है। दो इक्वेशन बनाएंगे, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो डिवाइड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट में देख रहे हैं कि T1 डिवाइडेड बाय T2, हाफ ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू k डैश तो कैंसिल हो जाएगा, तो A1 अपॉन A2 पावर 1 माइनस n। ये देखिए इतना हमारे पास आया सामने। तो यदि देखिए अब आगे सॉल्व करना है इसको, तो अगर बेस सेम हो गया होगा तो हम लोग सीधे पावर इक्वेट कर सकते हैं। इफ बेस इज सेम देन पावर सेम। अगर बेस दोनों तरफ बराबर होगा तो सीधे पावर इक्वल कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। लेकिन इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा रह सकता है कि बेस सेम आ जाए, लेकिन थोड़ा 2-3 नंबर का क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है उसमें बेस अलग कर देगा। तो बेस अगर अलग होगा तो दोनों तरफ हमको लॉग लेकर सॉल्व करना होगा। तो दोनों तरफ लॉग लेकर देखिए, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड।
दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तब कुछ हमारे पास देखिए ऐसा आएगा, लॉग T1 हाफ डिवाइडेड बाई T2 हाफ, पावर देखिए पहले आ जाएगा 1 माइनस एल और इधर हो जाएगा लॉग A1 अपॉन A2। अब इसको सॉल्व करके हमको n निकालना है, ऑर्डर निकालना है, तो यहाँ से पहले निकालेंगे 1 माइनस एल इक्वल टू लॉग T1 हाफ बाई T2 हाफ डिवाइडेड बाई लॉग A1 अपॉन A2। अब n निकालना है तो n को राइट में ले जाएंगे, इसको लेफ्ट में ले लाएंगे, तो देखिए यहाँ से ऑर्डर आ गया कि n इजकल टू 1 माइनस लॉग T1 हाफ बाई T2 हाफ डिवाइडेड बाई लॉग A1 अपॉन A2। यानी कि T1 T2 का वैल्यू बैठाइए, A1 A2 का वैल्यू बैठाइए, इसको सॉल्व कीजिए, n का वैल्यू आ जाएगा। तो हाफ लाइफ मेथड से इस तरह से आप लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो NCERT के बुक में आप लोग देखिएगा क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप से ऑर्डर निकालने के लिए, हम लोग आगे प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अगला जो मेथड होगा आपको ऑर्डर निकालने का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन वो आता है, जिसका नाम है ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। यानी चौथा मेथड जो होगा उसका नाम हो जाएगा ओस्टवाल्ड, तो ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ओस्टवाल्ड वैज्ञानिक बताए हैं इसको। तो ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेन जो बात ध्यान में रखना है वो रखना है इक्वेशन। क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, कुछ डाटा दिया हुआ रहेगा, तो इक्वेशन और डाटा को देखते हुए आपको समझ आना है कि ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन इसमें लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा इक्वेशन। जैसे सपोज कीजिए ए इक्वेशन दिया हुआ है a प्लस बी प्रोडक्ट बना रहा है c प्लस डी। इक्वेशन को हम लोग लिख लेंगे। इक्वेशन लिखने के बाद रेट लॉ लिखेंगे इसका। तो रेट लॉ बताए थे कि R प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय रेजिंग पावर। तो A और B देखिए पावर लगा दिए, A के कंसंट्रेशन के ऊपर A और B के कंसंट्रेशन के ऊपर B। यही ऑर्डर है, A का ऑर्डर स्मॉल a, B का ऑर्डर हो गया स्मॉल b। ये सबसे पहला काम किए हम लोग, रेट लॉ लिख लिए। इक्वेशन देख करके रेट लॉ लिखना है, जो भी रिएक्टेंट रहेगा यहाँ रखेंगे, उसके ऊपर पावर अपने से बैठा लेना है, x y a b जो भी आप सोच सकते हैं बैठा लीजिए पावर, वो ऑर्डर हो जाएगा। तो अब हमको कैलकुलेट करना है कि भाई a और b कितना होगा। तो अब सहारा लेंगे क्वेश्चन के डाटा का। क्वेश्चन के डाटा को देखेंगे, अगर a निकालना होगा तो हमको b को कांस्टेंट करना होगा। तो यहाँ से देखिएगा इफ b इज कांस्टेंट, अगर b का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रह जाए तो हमारे पास देखिए एक रिलेशन आएगा कि R प्रोपोर्शनल a का पावर a। b को कांस्टेंट कर दिया है। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के मान लीजिए k डैश रख दे रहे हैं, तो ये रिलेशन आया R इजकल टू k डैश a का पावर a। अब डाटा में देखेंगे कि a का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जैसे a1 और a2 दिया हुआ है, अलग अलग वैल्यू है। तो शुरू में मान लीजिए कि अगर a1 लेते हैं तो a1 के पावर a k डैश बराबर हो जाएगा इधर R1। सेकेंड बार लेंगे तो k2 का पावर a k डैश R2। तो इस तरह से देखिए दो इक्वेशन हमारे पास आएगा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डाटा दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में a1 a2 दिया हुआ है, उसका R1 और R2 भी दिया हुआ है, रेट अलग अलग दिया हुआ है। अब दोनों को सॉल्व करना है हमको, डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड करने के बाद आपका हो जाएगा R1 बाय R2
के डैश तो कैंसिल हो जाएगा, तो a1/a2 का पावर a। यहाँ से फिर देखिए वही बात आया, अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल करके तुरंत आंसर बता देंगे हम लोग। जैसे यहाँ 1 है वहाँ a है, बेस सेम रहेगा तो a बराबर 1 आ जाएगा। लेकिन अगर पावर सेम नहीं है तो हमको लॉग लेकर सॉल्व करना होगा। तो लॉग अगर लेंगे इसका, तो देखिए लॉग लेने के बाद एक कंडीशन आएगा कि log r1/r2 इक्वल टू a log a1/a2। तो यहाँ से अगर a निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा log r1/r2 डिवाइडेड बाय log a1/a2। अब ये वैल्यू r1 r2 का a1 a2 का बैठा के सॉल्व कर लीजिए, a का वैल्यू निकल गया। तो ठीक इसी प्रकार जैसे इसको हम लोग सॉल्व किए, तो इसको सॉल्व करने के लिए b को कांस्टेंट माने थे। अगर हमको b निकालना होगा तो a को कांस्टेंट कर देना होगा। तो फिर से हम लोग इसी तरह से चलेंगे कि इफ a इज कांस्टेंट, इफ कंसंट्रेशन ऑफ a इज कांस्टेंट देन, तो हम लोग करेंगे r प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ b का पावर b हो जाएगा। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटा करके इस तरह से लिख सकते हैं। अब फिर से देखिए b का वैल्यू अलग अलग कंडीशन में दिया रहेगा, दो कंडीशन में उसका रेट भी दिया हुआ रहेगा। दो इक्वेशन बनाएंगे कि r1 इक्वल टू के डैश b1 के पावर b, r2 इक्वल टू के डैश b2 का पावर b। अभी दो जो इक्वेशन आया, ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो प्राप्त हो गया देखिए r1/r2 इक्वल टू हो जाएगा b1/b2 पावर b। अगर बेस सेम होगा तो फिर पावर इक्वल कर लेंगे, अगर बेस सेम नहीं है तो लॉग लेना होगा। अक्सर कंडीशन में हो सकता है कि बेस बराबर ना हो तो लॉग ही से लगा कर सॉल्व करना है आपको। तो log r1/r2 पावर पहले आ गया b log b1/b2। तो यहाँ से हम लोग b निकाल सकते हैं अब कि b इक्वल टू हो गया log r1/r2 डिवाइडेड बाय log b1/b2। तो यहाँ से देखिए b निकल गया ऑर्डर, a भी निकल गया था, b भी निकल गया था, अलग अलग दोनों निकल गया है। अगर टोटल पूछेगा ओवरऑल ऑर्डर अगर पूछा टोटल ऑर्डर, तो जोड़ देना है a और b को ऐड कर दीजिए आप, आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर निकालने का 4 मेथड पढ़ लिए। एक ग्राफिकल मेथड पढ़े, ग्राफ देख के बताना है ऑर्डर। हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़े, जिसमें रेट कांस्टेंट में वैल्यू बैठा कर देखेंगे, सेम आएगा तो हो जाएगा वही ऑर्डर, नहीं आएगा तो आगे चेक कर लेना है या आउटडेटेड हो चुका है। थर्ड देखे हाफ लाइफ मेथड से। चौथा देखे जो सबसे इम्पोर्टेंट था ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड से। तो इस तरह से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा आपके सामने, आप डिसाइड कीजिए कि किस मेथड से वो ऑर्डर निकल रहा है, और किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो अब जो आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका नाम होगा आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस वैज्ञानिक जो हैं, रेट कांस्टेंट किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कैसे वैरी करता है, ये जानने के लिए एक इक्वेशन बनाए, उसको सॉल्व किए और देखे कि भाई रेट कांस्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर से कैसे वैरी करता है। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का फॉर्मूला लाया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं आगे। तो देखिए आर्हेनियस इक्वेशन आपका नेक्स्ट टॉपिक है। आर्हेनियस इक्वेशन में बताया गया है कि रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी करता है। इसको समझने के लिए
हम लोग देखते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। कि आर्हेनियस वैज्ञानिक जो हैं एक रिलेशन लाए कि रेट कांस्टेंट के इक्वल टू ए ई इनवर्स ई ए अपॉन आर टी। ए आर्हेनियस का इक्वेशन है कि रेट कांस्टेंट जो के होगा वो आर्हेनियस कांस्टेंट ए एक्सपोनेंट ई का पावर है ई ए अपॉन आर टी। इस इक्वेशन में ए के जो देख रहे हैं यह है रेट कांस्टेंट, के हो गया रेट कांस्टेंट। ए है फ्रीक्वेंसी टर्म भी इसको कहते हैं। कोलिजन जब होता है एटम का, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है उसी को ए से दिखाया गया है, इसको आर्हेनियस कांस्टेंट कहेंगे। यहाँ आर्हेनियस कांस्टेंट या फ्रीक्वेंसी टर्म भी कहते हैं इसको। फ्रीक्वेंसी टर्म है जो कोलिजन होगा एटम का, उसका फ्रीक्वेंसी दिखला रहा है। ई है एक्सपोनेंट, ई को एक्सपोनेंट कहेंगे। यहाँ पर जो देख रहे हैं ई है, यह एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है इसको हम लोग आगे देखेंगे कैटालिस्ट के टॉपिक में। एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम एनर्जी होता है जहाँ पर रिएक्टेंट जो है एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, जहाँ से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है। तो जिस एनर्जी पर प्रोडक्ट का बनना स्टार्ट हो जाएगा उसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये आर आपका है गैस कांस्टेंट, आर है गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू लेना होगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और ये टी आपका टेम्परेचर। तो इस फार्मूला में जो भी टर्म हुआ यूज किया गया है उसके बारे में देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। के रेट कांस्टेंट है, ए आर्हेनियस कांस्टेंट है, ई एक्सपोनेंट है, ई एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। तो इसमें सारा चीज़ कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो टेम्परेचर वेरी कर रहा है। इसका मतलब है कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि किस फैक्टर से रेट कांस्टेंट चेंज होगा तो आपका आंसर होना चाहिए टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर से चेंज हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग आगे सॉल्व करके ए का वैल्यू देखिए कैसे निकाला जाएगा। इस इक्वेशन को देखिए सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ए से डिवाइड कर दीजिए के को, तो बच जाएगा ई इनवर्स ई ए बाई आर टी। ए को नीचे ले लाए हैं। अगर देखिए इसको उलट दिया जाए, ए बाई के लिखें तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा ई का पावर ई ए बाई आर टी। अब ई जो है सो नेचुरल लॉग का बेस होता है, तो यहाँ से हटाइएगा तो इधर नेचुरल लॉग लग जाएगा, यानी एल एन ए बाई के इक्वल टू हो गया ई ए बाई आर टी। एल एन को अगर लॉग में चेंज कर दीजिए तो हो जाएगा 2.303 लॉग ए बाई के इक्वल टू ई ए बाई आर टी। और आगे बढ़ते हैं तो लॉग ए बाई के इक्वल टू हो जाएगा ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी। इसको लिख सकते हैं आप लॉग ए माइनस लॉग के इक्वल टू ये अपॉन 2.303 आर टी। अब थोड़ा इसको सेट करते हैं, राइट को लेफ्ट में ले जाते हैं तो हो जाएगा माइनस ये अपॉन 2.303 आर टी प्लस लॉग ए
और इस के को राइट साइड में ले गए तो प्लस हो जाएगा लॉग के। अब यहाँ से देखिए थोड़ा इसको सेट कर लेते हैं कि लॉग के इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस ये अपॉन 2.303, इधर वेरिएबल को अलग कर दे रहे हैं, प्लस लॉग ए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन देखिए y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी से मैच कर गया, यानी y एक्सिस पर लेना है लॉग के, x एक्सिस पर लेंगे 1/t, c के जगह पर आ जाएगा लॉग a। तो इसका ग्राफ खींच करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं ए का और ए का। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पीछे देखे थे आप लोग, फर्स्ट ऑर्डर के जैसा ही इक्वेशन आया है, तो ठीक उसी तरह का ग्राफ भी बनेगा। x और y एक्सिस पर हम लोग ग्राफ बनाएंगे, y के जगह पर क्या लेना है, तो देख रहे हैं लॉग के, x के जगह पर क्या लेना है, तो 1/t। अब इसका ग्राफ देखिए ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, ऐसे 1/t के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, स्लोप मिलेगा एंगल थीटा, ये जो स्लोप है वो हो जाएगा tan थीटा के बराबर, जो m के इक्वल होता है। अब यहाँ से देखिए m कितना है, तो लिख सकते हैं tan थीटा बराबर ये अपॉन 2.303। देखिए m का वैल्यू बैठा दिए, अब जैसे ही क्रॉस करेंगे हम लोग ये निकल जाएगा। ग्राफिकल मेथड से अगर ये पूछा है तो ये इक्वल टू 2.303 tan थीटा। अब देखिए ग्राफ जो है y एक्सिस को a पर कट किया है, तो OA हो गया इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट c के बराबर होता है। इंटरसेप्ट जो है वो c के बराबर होता है, इंटरसेप्ट OA है ग्राफ में, और c कितना था, तो log a के बराबर था। तो यहाँ से अगर हम लोग a निकालें तो आ जाएगा एंटी लॉग OA, यानी कि आर्हेनियस कांस्टेंट का वैल्यू भी निकल गया है और ए का वैल्यू भी ग्राफिकल मेथड से आप निकाल लिए। तो आर्हेनियस इक्वेशन का यूज करके ग्राफिकल मेथड से हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस कांस्टेंट निकाल लिए। लेकिन अब क्वेश्चन मान लीजिए कि आपको टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी किया हुआ एक क्वेश्चन आ गया, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखिए ऊपर जो रिलेशन लाए थे फिर से उसका यूज करेंगे। तो एक बार आप लोग यहाँ देखिए रिलेशन क्या आया था,